सियालकोट मोटरवे के दिलखराश वाक़े में खातून से ज्यादती में मुलव्विस शफकत अली गिरफ्तार हो चुका है, जिसका डीएनए भी मैच कर चुका है और इसने एतराफ़ जुर्म भी कर लिया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की जानिब से इस हवाले से तस्दीक भी कर दी गई है। कहते हैं मुलजिम आबिद अली की गिरफ्तारी के लिए भी हमारी सारी टीम मुसलसल कोशा है कि उसे जल्द अज जल्द गिरफ्तार कर लिया जाए, जिसकी गिरफ्तारी इंशाअल्लाह जल्द मुतवक्के होगी। ऐसा कहा गया है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की जानिब से ट्वीट किया गया है, जिसके अंदर उन्होंने इस चीज के लिए तस्दीक भी कर दी है कि मुलजिम को शफकत अली को गिरफ्तार किया जा चुका है और इसका डीएनए भी मैच कर चुका है और उसने एतराफ़े जुर्म भी कर लिया है। जबकि उस्मान बुज़दार की जानिब से यह भी कहा गया है कि मुलजिम आबिद अली की गिरफ्तारी के लिए भी हमारी टीमें मुसलसल कोशा है और उसे जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसी तरह आपको अपडेट कर रहे हैं, ज्यादती केस के हवाले से इस मुलजिम शफकत अली को गिरफ्तार कर लिया गया है। काशिफ सुलेमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। काशिफ, बताए गए इस हवाले से। जी, सियालकोट मोटरवे के वाक़े के हवाले से वज़ीर आला पंजाब ने ट्वीट में कहा कि दिलखराश वाक़े में खतून से ज्यादती में मुलव्वस शफकत अली गिरफ्तार हो चुका है, जिसका डीएनए मैच कर चुका है और इसने इतराफ़े जुर्म भी कर लिया है। मुलजिम आबिद अली की गिरफ्तारी के लिए भी हमारी सारी टीम मुसलसल कोशिश और जिसकी गिरफ्तारी इंशाल्लाह जल्द मुतवक्को है। इस हवाले से जो ज़राए हैं उनको कहना है कि शफकत जो है वो मुख्तलिफ जराइम में मुलव्वस रह चुका है। इसकी उम्र 22 से 23 साल के दरमियान है और जो आबिद अली है उसके भी डीएनए के टेस्ट रिपोर्ट का इंतजार कर रही है और उसकी गिरफ्तारी के लिए जो है वो जो छापे हैं और जो टीमें बनाई गई हैं वो जो है वो उसके इलाके में गिरफ्तारी जो है उसके लिए छापे मार रही हैं। मर्कजी ठहराए जाने वाले आबिद अली का डीएनए टेस्ट मैच होने की सूरत में उसकी जो गिरफ्तारी है वो भी अमल में उसके लिए जो कोशिशें हैं वो जारी हैं। जी, अच्छा, ये बताइएगा कि शफकत अली का डीएनए मैच हो चुका है, इसकी गिरफ्तारी अमल में लाई जा चुकी है, तो इब्तदाई तफ्तीश में इसने क्या क्या इंकशाफात किए हैं, कुछ बात हो पाई है? काशिफ सुलेमान बता रहे थे कि सियालकोट मोटरवे के दिलखराश वाक़े में खातून से ज्यादती में मुलव्विस शफकत अली गिरफ्तार हो चुका है, जिसका डीएनए भी मैच कर चुका है और इसने एतराफ़े जुर्म भी कर लिया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की जानिब से इस हवाले से तस्दीक की गई है और कहा गया है कि मुलजिम आबिद अली की गिरफ्तारी के लिए भी हमारी सारी टीम मुसलसल कोशा है, उसे भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा और जो भी मरकजी मुलजिमान होंगे जिन पर यह जुर्म साबित होगा उन्हें कैफ़े किरदार तक पहुंचाया जाएगा। फिलहाल ये इतलात मौसूल हो रही है कि मुलजिम शफकत अली को गिरफ्तार किया जा चुका है और आबिद अली के लिए टीमें छापे मार रही हैं, उन्हें भी गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है, जिसके लिए टीमें कोशा है। उस्मान बुज़दार की जानिब से ये ट्वीट सामने है जिसके उन्होंने तस्दीक कर दी है कि एक मुलजिम शफकत अली जिसका डीएनए भी मैच कर चुका है उसे गिरफ्तार किया गया है और उस मुलजिम की जानिब से एतराफ़े जुर्म भी कर लिया है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नसरुल्लाह मलिक साहब हमारे साथ मौजूद है, मज़ीद उनसे बात करेंगे। नसरुल्लाह साहब, गिरफ्तारी हो चुकी है, एक मुलजिम का डीएनए मैच कर चुका है, एक मुलजिम का डीएनए मैच किया, उसके लिए टीमें तश्कील दी गई हैं, गिरफ्तारियां की जा रही हैं, आप क्या कहेंगे? क्योंकि इससे पहले भी ये कहा जा रहा था कि ये केस जल्द ही मंतकी इंजाम तक पहुंच जाएगा, इसे टेस्ट केस बनाया जाएगा। देखिए, बुनियादी तौर पे तो अभी सीएम पंजाब उस्मान बुज़दार साहब ने एक ट्वीट किया जिसके जरिए ये बताया गया कि मुस्लिम शफकत जो है इसका डीएनए भी मैच कर चुका है। इससे पहले भी आपको पता होगा कि एक मुलजिम के हवाले से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी सीएम की तरफ से 2 मुलजमान के नाम उसमें सामने आए थे, जिसमें से एक मुलजिम आबिद जो अभी तक मफरूर है और जो दूसरे मुलजिम जिसके बारे में कहा गया था उसने खुद गिरफ्तारी दे के बता भी दिया कि वो इसमें मुलव्वस नहीं है। जिसके बाद आज सीएम ने ये ट्वीट किया शफकत अली के हवाले से, उसकी तफसीलात सामने आई हैं। अब इसके बाद ही जब तक सारी डिटेल्स शेयर नहीं की जाती पुलिस की तरफ से, उसके बाद ही कुछ कहा जा सकेगा। लेकिन इब्तदाई मालूमात जो भी फराहम की गई हैं वज़ीर आला पंजाब के ट्वीट के जरिए और पंजाब के वज़ीर इत्तलात फयाज चौहान की तरफ से कि ये मुलजम जो है इसने इस बात का एतराफ़ किया है कि इन्होंने डकैती के दौरान, डकैती के बाद खातून के साथ ज्यादती भी की और उससे पहले गाड़ी की जिस तरीके से शीशे तोड़े के उस पूरे वक़ूए को इस मुलजम में तस्लीम भी किया है। आबिद अली अभी तक मफरूर है और आबिद अली के हवाले से पुलिस का ये दावा है कि मुख्तलिफ टीमें तश्कील दी गई हैं और वो टीमें जल्द ही आबिद अली को भी गिरफ्तार कर लेंगी। शफकत को दीपालपुर से गिरफ्तार किया गया है और जो मुलजमान कुछ पहले आबिद अली के कुछ अजीज़ कारब भी गिरफ्तार किए गए थे पुलिस ने, जिसके बाद कुछ ऐसी मालूमात मिली थी कि इस वाक़े के अंदर कौन कौन लोग मुलव्वस हो सकते हैं, इसलिए आप वज़ीर आला पंजाब ने शफकत का नाम जाहिर किया है और इसे ओपन किया गया कि शफकत इस वाक़े में मुलव्वस था
اور اس کے ساتھ جو باقی ملزم ہے عابد، اس کی گرفتاری کے لیے اب کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اچھا نصراللہ صاحب، جیسا کہ کچھ دیر پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ جیسے ملزمان کو گرفتار کیا گیا ہے، ان سے کیونکہ ڈی این اے بھی میچ کیے جا چکے ہیں، ٹیسٹ کیس کہا گیا تھا کہ یہ بنایا جائے گا، جیسے کہ زینب کیس کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو تب بھی ملزمان کو اسی طرح گرفتار کیا گیا تھا، اور اب عوام کی جانب سے یہ مطالبہ سامنے آ رہا ہے کہ اس کے اوپر باقاعدہ قانون سازی ہونی چاہیے، اس کے اوپر عمل درآمد ہونا چاہیے، اس حوالے سے آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ دیکھیں، باقاعدہ قانون سازی تو موجود ہے اس حوالے سے، اور لیکن اس پہ عمل درآمد سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ اس وقت کسی بھی گینگ ریپ کے حوالے سے، ڈکیتی کے حوالے سے قانون بھی موجود ہیں، سزا کے حوالے سے پاکستان میں، چونکہ پاکستان نے چارٹر پہ سائن کیے ہیں اقوام متحدہ کے، اس لیے اس پہ بحث ہوتی ہے کہ پھانسی دی جائے، سرعام پھانسی دی جائے یا نہیں دی جائے، لیکن یہ اپنے جگہ پہ قانون موجود ہے، اس کی امپلیمنٹیشن ایک بڑا مسئلہ ہے۔ پھر خاص طور پہ ایسے ملزمان کی گرفتاری کے بعد ملزمان کی جو شناخت پریڈ ہے، ان کی نشاندہی ہے، وہ ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے، کیونکہ پاکستان کے اندر ہمارے ہاں وٹنس کو جو سیکورٹی ہے وہ تحفظ ہمارے ہاں نہیں ہے، جس کی وجہ سے اکثر جو گواہ ہیں وہ وڈرا کر جاتے ہیں اور ایسے ملزمان پھر بری ہونے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ لیکن پولیس اور حکومت پر چونکہ اس کیس کی وجہ سے بہت پریشر پڑ چکا ہے، پبلک میں بڑا غصہ پایا جاتا ہے، اس لیے اس بات کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کا اگر ڈی این اے بھی میچ کرتا ہے اور تمام جو گواہان ہیں ان کو بھی اگر پراپرلی پراسیکیوشن مکمل ہوتی ہے تو یہ جلد از جلد سزا پا سکیں۔ پاکستان میں بیسک مسئلہ پراسیکیوشن کا پھر سزا کا ہے، جب تک پراسیکیوشن مکمل نہ ہو اور اس کے بعد سزا مکمل نہ ہو، اس کی وجہ سے ملزموں کے اندر یہ خوف موجود نہیں رہتا، کیونکہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے قانونی جو پیچیدگیاں ہیں اس کا فائدہ اٹھانے کے بعد رہا ہونے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تو اب مسئلہ صرف یہ ہے کہ گورنمنٹ کو اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو اور پولیس کو ایسے مقدمات کی پراسیکیوشن میں کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑنی چاہیے جس کے نتیجے میں ان کو عدالتوں سے رہائی مل سکے۔ جیسے کہ عابد علی کے حوالے سے بھی پہلے بھی کہا گیا کہ اس کے خلاف ایک مقدمہ ہوا، پھر اس مقدمے میں جو ہے مدعیان نے اس کو وڈرا کیا، اس کے علاقے کے لوگوں نے پھر اس کو وہاں سے نکال دیا، جس کی وجہ سے اس قسم کے واقعات میں یہ ملوث ہوتا چلا گیا۔ جب ایسے ملزمان کو اس قسم کی سپورٹ مل جاتی ہے تو پھر ایسے ملزمان ایک ذہنی طور پہ ایک ذہنی بیمار شخص ہوتے ہیں جو اس قسم کے واقعاتوں میں پھر ملوث ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اچھا نصراللہ صاحب، جیسا کہ اگر عوام کے غم و غصے کی بات کی جائے تو سی سی پی لاہور کی جانب سے بیان آیا تھا جو زیادتی کا شکار خاتون کے حوالے سے، اس پر بھی کافی غم و غصے کا اظہار کیا گیا عوام کی جانب سے، لیکن ان کی جانب سے معذرت بھی کر لی گئی۔ انہوں نے کہا کہ اگر دل آزاری ہوئی ہے اس اور خاتون کی بھی، عوام کی بھی اور کسی کی بھی، تو ان سے معذرت کرتے ہیں۔ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، پولیس کا یہ چیف کا یہ بیان آنا اس پہ بڑا غم و غصہ تھا، اور یہ بیان صرف میں پولیس چیف کا نہیں سمجھتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سوشل میڈیا پہ کچھ وزراء کے بیانات بھی سامنے آئے اور کچھ ایسے اور لوگ بھی جو سوسائٹی کے بڑے اہم افراد ہیں ان کی طرف سے یہ بیانات سامنے آنا شروع ہو گئے کہ عورت کو کس وقت نکلنا چاہیے، کیسے نکلنا چاہیے، اور عورتوں کو جو ہے سیکورٹی کے حوالے سے مسائل ہیں۔ یہ کام حکومت کا ہے کہ وہ لوگوں کو سیکورٹی فراہم کرے، یہ عوام سے نہیں کہا جا سکتا کہ وہ کب نکلیں، کس وقت نکلیں۔ اور اگر پھر موٹر ویز جو خاص طور پہ بڑی ہائی سیکورٹی ایریا تصور کی جاتی ہیں، وہاں پہ پولیس کی یا حکومت کی ناکامی یہ ہے کہ وہاں اگر پولیس ڈپیوٹ نہیں ہے، وہاں پیٹرولنگ نہیں ہے۔ اس واقعے کے اگلے روز ہی موٹر وے کے اوپر شیخوپورہ کے قریب ڈاکوؤں نے 10 گاڑیوں کو روک کے لوٹا، وہاں تو موٹر وے پہ پولیس بھی تعینات ہے۔ تو یہ حکومت کی یا قانون نافذ کرنے والے اداروں کی ناکامی ہوتی ہے، اس پہ عوام کو مورد الزام نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ اور میں سمجھتا ہوں خاص طور پہ جو نئی موٹر ویز بنی ہیں، اگر ہم سیالکوٹ موٹر وے کی بات کریں، لاہور سے ملتان موٹر وے کی بات کریں، ان دونوں موٹر ویز پہ اس وقت سیکورٹی نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس وقت وہاں پہ سروس سینٹر ابھی تک نہیں بنے، پیٹرول پمپس نہیں وہاں پہ ابھی تک آپریٹ ہوئے، ابھی تک جو سروس ایریاز ہیں وہ کمپلیٹ نہیں کیے گئے، اگرچہ وہ ان کی بلڈنگز بن چکی ہیں لیکن حکومت نے ابھی تک ان کو آگے سے ان کو ہینڈ اوور نہیں کیا، جس کے نتیجے میں ابھی کوئی سہولت اس موٹر وے کے اوپر بھی نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ حکومت کو اپنی ناکامی تسلیم کرنا چاہیے، اور خاص طور پہ سیکٹری مواصلات کو اگر یہ لکھا گیا تھا جی پنجاب کی طرف سے کہ ان موٹر ویز کے اوپر سیکورٹی تعینات کی جائے، اور سیکورٹی اگر موجود نہیں ہے تو جس شخص کی بھی ذمہ داری ہے اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ اچھا نصراللہ صاحب، دیکھیں یہ ایک انتہائی دلخراش واقعہ جو موٹر وے کا پیش آیا، اس کے اوپر کافی پولیس کام کر رہی ہے، اس کے اوپر ہم پیش رفت بھی سامنے آ رہی ہے، گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سے ایسے واقعات دیکھنے میں آ رہے ہیں مختلف شہروں میں جن میں بچیوں کے ساتھ اس طرح کا انسانیت سوز واقعات ہوتے ہیں، لیکن یہ واقعات دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں، کسی طور پر یہ کم نہیں ہو پا رہے۔ اس کی بنیادی وجہ ہمارے ہاں قانون پہ عمل درآمد نہ ہونا ہے۔ 111 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں 7 ماہ کے دوران گینگ ریپ کے پنجاب کے اندر۔
1 जनवरी 2020 से लेके 31 जुलाई 2020 तक इन 7 माह के दौरान आप समझें कि 111 केसेस रिपोर्ट होना एक बहुत बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है पंजाब के अंदर। फिर उसके साथ साथ अगर आप देखें डकैती के और अगवा बराए तावान के मासूम बच्चों के अगवा के केसेस जो हैं वो भी हजारों की तादाद में हैं। तो ये वजह बुनियादी यही है कि जब पुलिस की एफिशिएंसी मुतासर होगी, पुलिस की कारकर्दगी पे जब सवालात उठेंगे तो इस किस्म के वाकयात फिर होते रहते हैं, और जब मुलजमान इन वाकयात में मुलवस होते हैं वो फिर किसी न किसी तरीके से निकलने में जब कामयाब हो जाते हैं तो ऐसे ही फिर बड़े गैंग्स बनते हैं। वो गैंग्स बन के फिर डकैती करते हैं और फिर इस किस्म की वारदातों में मुलवस होते चले जाते हैं। हमारे यहाँ पिछले बिल्कुल इसी तरह मजीद जुराइम में मुलविस होते चले जाते हैं। नसरुल्लाह मलिक साहब, आप हमारे साथ ही रहेगा। मोटरवे पर खातून से इज्तिमाई ज्यादती का मामला है। CIA की टीम मुलजिम शफकत को लेकर लाहौर पहुंच चुकी है। मुलजिम ने अपने जुर्म का एतराफ भी कर लिया। मरकजी मुलजिम आबिद अली पहले ही पुलिस की हिरासत में है। शफकत मुख्तलिफ जराइम में मुलविस भी रह चुका है। शाहिद रिजवी हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानेंगे। शाहिद, बताइए इस हवाले से। जी बिल्कुल, ये मोटरवे पर जो है खातून से इज्तिमाई ज्यादती के वाक़े का मामला है। इस हवाले से जो है CIA की टीम जो है मुलजिम शफकत जो है उसको लेकर लाहौर पहुंच गई है। मुलजिम ने अपने इतराफ़ जुर्म भी कर लिया है। इस हवाले से ज़राए का मजीद कहना है कि मरकजी मुलजिम जो है आबिद अली ये पहले ही पुलिस की हिरासत में है। इससे तफ्तीश का जो है सिलसिला जारी था। इसी की तफ्तीश पर जो है आगे पुलिस और दीगर जो तफ्तीशी टीमें हैं वो मुख्तलिफ जो है मुलजिमान उनको हिरासत में लेकर तफ्तीश कर रही हैं। इस हवाले से अजराए ने इंकशाफ किया कि शफकत की उम्र 23 साल, ये उकाड़ा का रिहायशी है। पुलिस ने जो है आबिद अली के DNA टेस्ट का रिपोर्ट का जो है इंतजार करिए। DNA टेस्ट रिपोर्ट आने पर जो है आबिद अली है उसको जो अगर उसकी टेस्ट रिपोर्ट इस खातून के साथ DNA मैच कर गया तो उसको मुलजिम उसकी गिरफ्तारी जो है वो जाहिर कर दी जाएगी। इस हवाले से ज़राए का मजीद कहना है कि इसकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी वज़ीर आला और IG पंजाब की जानिब से, इसकी DNA रिपोर्ट नहीं आई थी। इसी हवाले से जो है उसकी जो है गिरफ्तारी को जो है जाहिर नहीं किया गया था और कहा जा रहा था कि आबिद अली फरार है, मफरूर है। लेकिन ज़राए इस बात को कंफर्म कर रहे हैं कि आबिद अली जो है पुलिस की हिरासत में है और उससे तफ्तीश का सिलसिला जारी है। सिर्फ पुलिस इस बात का इंतजार कर रही है कि फॉरेंसिक साइंस एजेंसी से जो है इसकी DNA रिपोर्ट आए, उसके बाद जो है इसको मुलजिम को जो है कसूरवार ठहराया जाए और इसकी जो है गिरफ्तारी जाहिर की जाए। जी शाहिद अली, आप हमारे साथ रहेगा। नसरुल्लाह साहब, जैसे कि अभी ये एक सामने आई है गिरफ्तारी, इस तरह से तो बहुत से केसेस पहले भी गिरफ्तारियां होती हैं, गवाहान के बयान रिकॉर्ड किए जाते हैं, कुछ टाइम पर उस केस की बहुत पेशरफ्त होती है, उसके सामने आती है इस तरह की, लेकिन उसके बाद वो सिर्फ फाइलों की जीनत बन जाते हैं केसेस। उस पर कोई भी एक ऐसा फैसला या कोई भी ऐसी सजा या कुछ भी ऐसा सामने नहीं आता कि वो आम आवाम के लिए इबरत का निशान बन सके या लोगों को उससे सबक हासिल हो सके या वो केस मुकम्मल तौर पर कंप्लीट हो सके। देखिए, जैसे कि मैंने पहले कहा था, जब ये मुलजिम अब शफकत पकड़ा गया है, इसके जो इंकशाफ सामने आ रहे हैं उसमें ये भी उसने इंकशाफ किया है कि शेखुपुरा फैक्ट्री एरिया में भी इस आबिद ने, जिसकी अभी गिरफ्तारी के हवाले से अभी तक वाज़ेह तौर पे नहीं बताया जा रहा कि वो गिरफ्तार है या उसको गिरफ्तार किया जाना है। अगरचे हुकूमत पंजाब उस्मान बुज़दार वज़ीर आला भी ये बात कह रहे हैं कि उनकी गिरफ्तारी के लिए कोशिशें की जा रही हैं। तो शफकत ने इस बात का इंकशाफ किया है कि इसने फैक्ट्री एरिया शेखुपुरा में भी खातून के साथ ज्यादती की थी डकैती के बाद, और उसमें डकैती का मुकदमा दर्ज किया गया। उसमें ज्यादती का पुलिस की तरफ से मुकदमा दर्ज नहीं किया गया, और उसके बाद भी जब डकैती का मुकदमा दर्ज हुआ था तो जो मुद्दई थे इस केस के, उन्होंने भी विड्रा कर लिया, जिसकी वजह से ये फिर वहां से रिहा होने में कामयाब हो गया। असल मसला हमारे यहाँ ये है कि इस किस्म के जो गैंगस्टर्स होते हैं, डाकू होते हैं, जैसे मैंने पहले कहा आपसे, जब वो पकड़े जाते हैं तो फिर उनके जो बाकी साथी होते हैं वो मुद्दई पार्टी के ऊपर जो है वो प्रेशर डालना शुरू कर देते हैं। पुलिस उनको तोहफज नहीं देती, पुलिस उनको सपोर्ट नहीं करती, जिसकी वजह से बिलाखिर जो मुद्दई पार्टी होती है वो समझती है कि पहले ही वो ज्यादती का निशाना बन चुके हैं, पहले ही उनके साथ एक जुल्म हो चुका है, उसके बाद मजीद अगर किसी जुल्म से बचना है तो उसका बेहतर तरीका ये है कि अपने केस से विड्रा कर दिया जाए। हमारे यहाँ सबसे बड़ा जुल्म ये है कि जब लोग अपने केस से विड्रा करते हैं तो इस किस्म के डाकू जो है वो फिर दंदनाते फिरते हैं। यही वजह है कि पंजाब के अंदर, अगर पाकिस्तान के अंदर, ऐसे डाकुओं की तादाद भी बढ़ती चली जा रही है और ऐसे डाकू दंदनाते फिरते हुए रोजाना इस किस्म की वारदातें करते हैं। ये हुकूमत का और पुलिस का काम है कि वो मेक श्योर करे कि अगर किसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है उसने रियासत के खिलाफ, अगर आप देखें तो ये मुकदमात होते हैं फौजदारी मुकदमात, इसलिए जो क्रिमिनल कोड है वो ये कहता है कि ये एंटी स्टेट मुकदमे होते हैं। इसलिए जब अदालतों में किसी को बुलाया भी जाता है तो ये उसका नाम लेके शफकत महमूद बनाम सरकार के नाम से बुलाया जाता है। जब रियासत जिम्मेदार है किसी शहरी की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ की
तो फिर अगर किसी जगह पे मुद्दई को जरूरत पड़ती है सिक्योरिटी की, या मुद्दई के हवाले से कोई दबाव पड़ता है, तो रियासत का काम है इसको मेक श्योर करना कि ऐसे मुजरमान कैफर किरदार तक पहुंचे। लेकिन पुलिस के पूरे सिस्टम के अंदर पुलिस रिफॉर्म ना होने से और फिर प्रोसिक्यूशन का निज़ाम खराब होने की वजह से ऐसे मुलजमान जो है वो रिहा होने में कामयाब हो जाते हैं। अलबत्ता बाज़ राय ये दावा जरूर कर रहे हैं कि मुलजम आबद जो है उसको भी गिरफ्तार किया जा चुका है, और शफकत से जो मालूमात हासिल की गई हैं उसके नतीजे में आबद के दीगर बहुत से मुकदमात जो है वो बहुत सी जो वारदातें हैं उससे भी पुलिस को आगाही हुई है। नसरुल्लाह साहब, जैसे कि आपने कहा कि हमारी हुकूमत और पुलिस यहाँ पर कहीं ना कहीं जिम्मेदार है, क्योंकि मुलजिमान को या जो विक्टिम होते हैं या जो लोग गवाहान होते हैं उन्हें उस तरह से सिक्योरिटी फराहम नहीं की जाती और उनके ऊपर दबाव होता है, इस तरह से बहुत से लोग अपने केस से विड्रॉ कर जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता कि आम आवाम भी इसकी जिम्मेदार है? वो भी जल्द ही अपना हौसला हार जाते हैं, जल्द ही अपने कदम पीछे हटा लेते हैं, क्योंकि अगर आप मिसाल नहीं बनेंगे किसी के लिए तो कहीं ना कहीं आपको मिसाल बना दिया जाएगा। देखिए, बुनियादी मसला तो एक खौफ का है। एक डाकू के पास और उसके साथी जो इश्तिहारी होते हैं, तो जो पुलिस के पास उनका रिकॉर्ड भी होता है और वो भागे होते हैं। अब एक आम आदमी को इस बात का खौफ लाहक होता है कि उसने अपने साथ उसके साथ एक जुल्म भी हुआ, टिकटी भी हुई, उसकी इज्जत भी लूटी गई, और उसके बाद जो उसके डाकू के जो उसके दीगर साथी हैं वो अगर दबाव डाल रहे हैं कि हम आपको मार देंगे, हम आपको गवाही नहीं देने देंगे। आपने देखा होगा बहुत से ऐसे गवाह अदालतों के अंदर मार दिए जाते हैं। तो जब पुलिस इनको सिक्योरिटी फराहम नहीं करती, ये रियासत का काम होता है सिक्योरिटी फराहम करना। दुनिया के उन ममालिक में जहाँ क्राइम रेशो कम है या लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन बेहतर है, उसकी बुनियादी वजह यह है कि अगर किसी के खिलाफ कोई जुर्म होता है, किसी फर्द के खिलाफ ज्यादती होती है, तो उसको रियासत अपने साथ ज्यादती समझती है। पाकिस्तान के, मैंने कहा, क्रिमिनल कोड के अंदर ये मौजूद है कि रियासत के खिलाफ ये मुकदमात हैं। ये कोई भी फौजदारी मुकदमा, क्रिमिनल एक्ट जो है वो रियासत के खिलाफ तस्वर किया जाता है। डकैती का मुकदमा रियासत के खिलाफ तस्वर होता है, किसी की कत्ल करना रियासत के खिलाफ मुकदमा तस्वर होता है, ज्यादती करना किसी के साथ ये रियासत के खिलाफ मुकदमा तस्वर होता है। लेकिन यहाँ हमारे यहाँ रियासत जो है वो उस मजलूम के साथ नहीं होती, वो उस जालिम के साथ खड़ी रहती है, जिसके नतीजे में ऐसे लोग फिर दंदनाते फिर रहते हैं और मुकदमा से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। इसी मुकदमे की मिसाल ले लीजिए, अगर ये दोनों मुलजम जिनकी निशानदेही की गई है, इनका DNA मैच कर जाता है, इनके खिलाफ सारा एविडेंस मौजूद होता है, तो फिर अगर कोई खातून गवाही देने ना आए या उस वक्त रात के उस पैर के वक्त कौन से गवाह आपको मिल सकते हैं? एक DNA की मौजूदगी और एक मुलजम का इकरार जुर्म, क्या ये सफिशिएंट नहीं है? कैसे मुलजम को कैफर किरदार तक पहुंचा दिया जाए? लेकिन जब हम उसमें की प्रोसिक्यूशन में बहुत सारी चीजें डालना शुरू कर देते हैं कि जो मौके पे 3 गवाह थे, उन्होंने देखा था, लेकिन जब गवाहान को तलब किया गया वो उससे इनकारी हो गए, तो उसका फायदा फिर ऐसे मुलजमान उठाते हैं। मैं समझता हूँ इस पूरे सिस्टम को चेंज करने की जरूरत है, और अगर इन वाकयात के अंदर जो लोग मुलव्वस होते हैं अगर वो निशाने इबरत बन जाए तो ये कभी मुमकिन नहीं है कि ऐसे लोग फिर इस किस्म की वारदातों में मुलव्वस हों। नसरुल्लाह साहब, जैसा कि अभी जब ये वाक़या पेश आया तो पुलिस के आला अफसरान की जानिब से ये कहा गया था कि मोटरवे फंक्शनल की गई, लेकिन हमारे पास इतनी नफरी नहीं थी कि वहाँ तैनात की जाती। तो अगर इतनी नफरी नहीं थी तो फिर उसको ऑपरेशनल करने की क्या जरूरत थी? इसका मतलब तो ये है ना कि आप इस तरह से लोगों को खुद फेंक रहे हैं ऐसे लोगों के सामने कि यहाँ पर वारदातें हों, यहाँ पर डकैतियां हों, यहाँ पर लोग लूटे जाएं, लोगों की इज्जतें इस तरह से महफूज नहीं रहेंगी। मोटरवे तो खासी महफूज तस्वर की जाती है, इसलिए गाड़ी की स्पीड वहाँ खासी तेज होती है। जरा तस्वर कीजिए सिंध के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर और पंजाब के उन अजला के अंदर जहाँ रात के वक्त गाड़ी स्लो चल रही होती है और वहाँ डाकू गाड़ियां रोक के लूट लेते हैं। आज से कुछ अर्सा कबल आपको याद होगा, सिंध के अंदर ट्रैवल करते हुए तो पुलिस स्क्वाड गाड़ियों को रोक के एक पूरा कानवाय बना के उनको गुजारा करती थी ताकि लोगों को रोका ना जा सके, डाके न पड़े वहां पे। मैं समझता हूँ ये पुलिस की और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की पूरी तरीके से नाकामी है कि इतने साल गुजरने के बावजूद अगर हम पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ गैंग्स मौजूद हैं और ये सारा रिकॉर्ड पुलिस के अंदर मौजूद होता है, थानों के अंदर मौजूद है, इस इलाके में डकैत गैंग कौन से हैं, इस इलाके में मंशियात बेचने वाला कौन है, इस इलाके में जो लोगों के साथ ज्यादतियां की गई हैं उनमें कौन कौन मुलव्वस हैं, कब्जा माफिया कहाँ पे रहते हैं। अगर पुलिस सही तरीके से उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे तो ये मुमकिन नहीं रहता कि ऐसे लोग फिर वहां पे छुप के रह सकें। एक SHO के पास सारा डाटा मौजूद होता है, उसे सारा पता होता है कि उसके इलाके में क्रिमिनल लोग कहाँ पे रहते हैं। मसला ये है कि उन लोगों को जब सजाएं नहीं मिलती, पैसे दे के वो बाहर आ जाते हैं, मुलजमान मुद्दई पे दबाव डाल लेते हैं, तो उसका फिर ये फायदा उठाना शुरू कर देते हैं। मैं समझता हूँ अब शायद वक्त आ गया है, अब ये मुमकिन नहीं रहेगा इस तरीके से रियासत में लोगों के साथ जुल्म करना। अब लोग इस पे आवाज भी उठा रहे हैं, जैसे कि आपने देखा ये लाहौर मोटरवे का वाकया, अब इस पे पूरी दुनिया में जागनसाई पाकिस्तान की हुई। इसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर हर शहरी में की इज़्तिराब पाया जाता है, गम और गुस्सा पाया जाता है।
اب حکومت کے لیے، ریاست کے لیے یہ بڑا ضروری ہو گیا ہے کہ اس قسم کے واقعات جو ہیں وہ ان کی روک تھام کے لیے کوئی ایسے سٹیپ لیے جائیں تاکہ کسی شخص کو یہ ضرورت نہ ہو سکے کہ وہ کسی راستے میں کسی کو روک کے ڈکیتی کرے یا کسی کے ساتھ ایسی زیادتی کرے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ ریاست کا امتحان بھی ہے، قانون نافذ کرنے والے اداروں کا امتحان بھی ہے، اور اسی کے نتیجے میں ہم ان واقعات کو کم از ہم حد تک لے جانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں جب تک ہم ایسے ملزمان کے خلاف بھرپور قسم کی کارروائی نہ کریں اور ان کو کیفر کردار تک نہ پہنچائیں. جب تک اس طرح کے ملزمان کے خلاف بھرپور طریقے سے کارروائی نہیں ہوگی، انہیں کیفر کردار تک نہیں پہنچایا جائے گا، اس طرح کے واقعات کی روک تھام مشکل ہو جائے گی. شاہد رضوی ہمارے ساتھ موجود ہیں. شاہد بتائے گا، گرفتاری تو آ چکی ہے، اعتراف جرم بھی کر لیا گیا ہے شفقت کی جانب سے، مزید کیا کیا انکشافات ہوئے ہیں؟ شاہد رضوی سے ابھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے. موٹر وے پر خاتون سے اجتماعی زیادتی کا معاملہ ہے. لاہور CIA کی ٹیم ملزم شفقت کو لے کر لاہور پہنچ چکی ہے. ملزم نے اپنے جرم کا اعتراف بھی کر لیا ہے اور مرکزی ملزم عابد علی پہلے ہی پولیس کی حراست میں ہیں. پولیس ذرائع کے مطابق لاہور شفقت مختلف جرائم میں ملوث بھی رہ چکا ہے. شفقت کی عمر 23 سال ہے اور اوکاڑا کا رہائشی ہے. نصر اللہ صاحب، جیسے کہ ابھی آپ نے خود تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا کہ ان تمام کرمنلز کا ریکارڈ آلریڈی موجود ہوتا ہے پولیس کے پاس کہ کس نے کہاں ڈکیتی کی، کس نے کہاں کون سی واردات کی، ان کے پاس ریکارڈ موجود ہوتا ہے. لیکن ان لوگوں پہ اس طرح سے کارروائی نہیں کی جاتی تو مزید اس طرح کے حادثات ہوتے ہیں، مزید اس طرح کی ہمیں واقعات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جہاں پر مزید لوگ سفر کرتے ہیں. تو یہ تو ہمارے سسٹم کا بہت بڑا فلا ہوا. یہاں پر تو آپ اگر عوام یہ توقع کرتی ہے کہ پولیس انہیں فراہم کرے گی، تحفظ فراہم کرے گی، لیکن یہاں پر تو وہ لوگ ہی دندناتے پھر رہے ہیں جو لوگ ان تمام چیزوں میں ملوث ہیں. بنیادی مسئلہ یہی ہے کہ ہمارے یہاں ایک مافیاز ہیں اور وہ مافیاز کا راج ہے ہمارے اندر، اور یہی مافیاز جو ہیں وہ اس ملک کے اندر مختلف واقعات میں ملوث ہوتے رہتے ہیں. اس حکومت نے بھی دعویٰ کیا تو پولیس ریفارمز کرے گی، لیکن پولیس ریفارمز نہیں ہو سکی. سیاسی دباؤ سے پولیس کو آزاد کرنا پڑے گا اور پولیس کے افسران میرٹ پہ اگر ان کی تعیناتی ہوگی تو کافی حد تک صورتحال بہتر ہو سکتی ہے. لیکن ہمارے ہاں دیکھیں جیسا کہ اس حکومت نے بھی کہا تھا کہ پولیٹیکل جو ہے وہ انوالومنٹ نہیں ہوگی، لیکن اگر IG لگتے ہیں، CCPO لگتے ہیں، DPOs لگتے ہیں اور پھر اراکین اسمبلی دباؤ ڈال کے افسران کے تبادلے کروا لیتے ہیں تو پھر ایسے لوگوں کو کھلی چھوٹ مل جاتی ہے اور ان کی کارکردگی پوری طریقے سے متاثر ہوتی ہے. پنجاب میں 6 IG بدلا جانا 2 سال کے اندر کوئی چھوٹا واقعہ نہیں ہے. یہ پاکستان کی پوری پولیٹیکل ہسٹری کی سب سے بڑی مثال ہوگی کہ ایک حکومت نے آتے ہی اپنے 2 سالوں کے دوران 6 IGs کو تبدیل کر دیا. اس صورتحال میں پولیس کی کارکردگی اور متاثر ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب تک ہم ایک پولیٹیکل ول کے ساتھ پولیس ریفارمز نہیں کریں گے اور وہ لوگ جو پولیس کے اندر کالی بھیڑے ہیں ان کو نشانہ عبرت نہیں بنائیں گے، اس وقت تک اس قسم کے واقعات روکنا ممکن نہیں ہے. پولیس کے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہیں جس پہ بارہا شکایات جن کی موجود ہوتی ہیں، جن کی سرپرستی پائی جاتی ہے مختلف گینگز کے حوالے سے. اگر ان کو آپ پولیس سے نہیں نکالیں گے تو پھر ایسے گینگز کو سپورٹ ملتی رہتی ہے. پھر دوسرا یہ ہے کہ جو لوگ مقدمات درج کرواتے ہیں ان کو مکمل تحفظ دینا حکومت کی ذمہ داری ہے، ریاست کی ذمہ داری ہے. جب آپ ان کو تحفظ دیں گے تو اس کے ساتھ کبھی ممکن نہیں ہوگا کہ ایسے ملزمان اس قسم کے کارروائیاں کر سکیں. جی بالکل، اسی طرح اگر ان ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے تو سب کے لیے مثال بنے گی. نصر اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، شکریہ آپ کا. موٹر وے پر خاتون سے اجتماعی زیادتی کا معاملہ، لاہور CIA کی ٹیم ملزم شفقت کو لے کر لاہور پہنچ چکی ہے. ملزم نے اپنے جرم کا اعتراف بھی اس حوالے سے کر لیا ہے. روبا عروج ہمارے ساتھ موجود ہے، مزید ان سے جان لیتے. روبا بتائے گا مزید کیا کیا پیش رفت ہو سکی ہے؟ جی بالکل، وزیر اعلیٰ پنجاب کی ٹویٹ آئی ہے جس کے مطابق سیالکوٹ موٹر وے کے دلخراش واقعے میں خاتون سے زیادتی میں ملوث شفقت علی گرفتار ہو چکا ہے، جس کا DNA بھی میچ کیا جا چکا ہے اور اس نے اعتراف جرم بھی کر لیا ہے. دوسرا جو ملزم ہے عابد علی کی گرفتاری کے لیے بھی ٹیم جو ہے وہ مسلسل کوشش کر رہی ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب نے اپنے ٹویٹ میں یہ کہا ہے. اور جبکہ جو دیگر کرائم کی سیل سے رپورٹس آ رہی ہیں اس کے مطابق یہ ملزم بھی پولیس کی حراست میں موجود ہے اور اس کا DNA ٹیسٹ کر لیا گیا ہے اور DNA کی رپورٹ کی انتظار کیا جا رہا ہے، جس وجہ سے ابھی تک جو ہے وہ جو حراست میں دوسرا ملزم ہے اس کو میڈیا کے سامنے اور پبلک کے سامنے پیش نہیں کیا گیا. اوورآل صورتحال یا پیش رفت کی بات کی جائے تو جو انتظامیہ ہے پنجاب کی
स्पेशली चीफ मिनिस्टर क्योंकि खुद इसको देख रहे हैं। तो एक जो पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उसमें एक मुलजिम जिसको दूसरे मुलजिम के तौर पर पेश किया गया, वो खुद थाने में पेश हुआ और फिर उसने बताया कि वो मुलजिम नहीं है और खुद उसने गिरफ्तारी पेश कर दी, जिसके बाद जो ये तमाम तर इन्वेस्टिगेशन थी वो उस पर सवालिया निशान उठ गया। अब एक और मुलजिम जो है वो उसको पेश किया जा रहा है और उसने एतराफ़ क्योंकि जुर्म भी कर लिया है, तो इस पे कोई शक की गुंजाइश तो मौजूद नहीं है। लेकिन दूसरा मुलजिम अभी तक गिरफ्तार ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया गया, उसकी गिरफ्तारी होगी, उसका डीएनए मैच करता है या नहीं ये देखना अभी बाकी है। बाकी केस दूसरे मुलजिम का डीएनए मैच होता है या नहीं ये अभी देखना बाकी है। रूबरू जब हमारे साथ ही रहेगा हमाद असलम ने हमें ज्वाइन किया, उनसे बात करेंगे। हमाद, आप बताएगा, दूसरे मुलजिम के लिए टीमें तो रवाना हो चुकी थी, क्या उसकी गिरफ्तारी अमल में लाई जा सकी है और डीएनए रिपोर्ट कब तक आ जाएगी? बिल्कुल, डीएनए रिपोर्ट के हवाले से जो बातें सामने आ रही हैं कि डीएनए मैच कर गया है, रिपोर्ट आना बाकी है। ताहम अगर मैच करने की बात है और इस हवाले से आईजी पंजाब ने अपना बयान भी जारी कर दिया है। उनका ये कहना है कि वक़ुआ से मिलने वाले शवाहिद के साइंसी तज्ज़िये और तफ्तीश की रोशनी में पंजाब पुलिस ने लाहौर सियालकोट मोटरवे ज्यादती केस के मुलजमों में से एक मुलजम शफकत अली वल्द अल्लादिता और हारूनाबाद और जिला भावलनगर का ये रहायशी है, इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजम शफकत अली का डीएनए जायब वक़ुआ से हासिल शुदा डीएनए से मुताबिकत रखता है, ताहम रिपोर्ट आना बाकी है। आईजी पंजाब ने मजीद कहा कि जिस तरह पंजाब पुलिस की शबाना रोज काफिशों से मुलजमान की शनाख्त और मुलजम शफकत की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है, इस तरह मुलजम जो आबिद अली है उसको भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा और कानून के कटघरे में पेश कर दिया जाएगा। ताहम ये एक चैलेंज बन चुका है लाहौर पुलिस के हवाले से, क्योंकि आबिद अली के हवाले से दावा किया गया था कि इसका सुराग लगा लिया गया है और टीमें तश्कील दे दी गई हैं। 28 टीमें इसकी गिरफ्तारी के लिए मसरूफ हैं, लेकिन अभी तक जो तहकीकाती टीमें हैं पुलिस की मुख्तलिफ विंग्स हैं, सीटीडी और सीआईए, ये अभी तक कामयाब नहीं हो सकी और आबिद अली ताहाल मफरूर है और ये शहर के में खौफ की अलामत अब समझा जा रहा है। और इस हवाले से अब मजीद जो गिरफ्तारियों का अमल है वो जो शफकत मुलजम है जिसने इतराफ़े जुर्म कर लिया है और इसने अपनी मौजूदगी की हवाले से टीमें तो तश्कील दे दी गई हैं, लेकिन गिरफ्तारी कब तक अमल में लाई जाएगी अभी इस हवाले से कुछ नहीं कहा जा सकता। हमाद असलम हमें अपडेट कर रहे थे, रूबारूज हमें बता रही थी। आप नुमाइंदगान का बेहद शुक्रिया। एक मुलजिम शफकत को गिरफ्तार कर लिया गया है जिसने एतराफ़े जुर्म भी कर लिया है और शफकत की उम्र 23 साल और अगाड़ा का रिहायशी बताया जाता है। आबिद अली के डीएनए टेस्ट रिपोर्ट का भी इंतजार किया जा रहा है, जिसकी वजह से गिरफ्तारी जाहिर नहीं की गई, जबकि पुलिस सराय ने वज़ीर-ए-आला पंजाब और आईजी पंजाब ने डीएनए टेस्ट रिपोर्ट का रिजल्ट आने से कबल ही मुलजिम आबिद अली को मरकजी मुलजिम ठहराकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस हवाले से ऐलान किया था। लेकिन अभी डीएनए रिपोर्ट आना बाकी है, जिसके बाद ये फैसला किया जाएगा। अभी फिलहाल शफकत को गिरफ्तार किया गया है पुलिस की जानिब से। लाहौर सीआईए की टीम मुलजिम शफकत को लेकर लाहौर भी पहुंच चुकी है। मुलजिम ने अपने जुर्म का एतराफ भी कर लिया है और इसका डीएनए भी मैच कर चुका है, जबकि आबिद अली की डीएनए रिपोर्ट आना अभी बाकी है, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है या कर लिया जाएगा। इस हवाले से डीएनए रिपोर्ट आने के बाद ही हतमी तौर पर कुछ कहा जा सकेगा। मोटरवे पर खातून से इज्तिमाई ज्यादती का यह मामला है, जिसमें लाहौर सीआईए की टीम मुलजिम शफकत को लेकर लाहौर पहुंच चुकी है और इस मुलजिम ने अपना एतराफ़े जुर्म भी कर लिया है और इसका डीएनए पहले ही मैच कर चुका था और इस मुलजिम की उम्र 23 साल और अकाड़ा का रिहायशी है। जबकि जराये के मुताबिक ये कहना है कि मुलजिम आबिद अली भी पुलिस की हिरासत में है, लेकिन उसकी डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आना अभी बाकी है, जिसका इंतजार किया जा रहा है। जैसे ही वो रिपोर्ट साफ नहीं आएगी तो उसके बाद कोई फैसला किया जाएगा, उसके बाद ही कुछ ये कहा जा सकता है मुलजिम के हवाले से। लेकिन अभी एक मुलजिम जो कि इस वक्त सीआईए लाहौर की टीम की हिरासत में है, शफकत उनका नाम बताया जा रहा है, 23 साल उसकी उम्र है और इस मुलजिम का डीएनए मैच कर चुका है और ये इस वक्त पुलिस की हिरासत में है, जिसने एतराफ़े जुर्म भी कर लिया है। जबकि इस मुलजिम को ओकाड़ा का ये रिहायशी है, इसे गिरफ्तार किया गया है और लाहौर मुंतकिल कर दिया गया है। आबिद अली जो मरकजी मुलजिम है उसके डीएनए रिपोर्ट आने की अभी इंतजार किया जा रहा है, जबकि कुछ इत्तलात के मुताबिक ये भी कहा जा रहा है कि वो इस वक्त पुलिस की हिरासत में है। लेकिन जब तक डीएनए रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन इस वक्त पुलिस की हिरासत में शफकत अली है और उससे मजीद तफ्तीश की जा रही है। मजीद पुलिस मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात करने की कोशिश कर रही है और मजीद इंकशाफात क्या आते हैं ये आपको वक्तन फवक्तन आगाह करेंगे। लेकिन अभी बताएं कि इस इज्तिमाई ज़्यादती के मामले के हवाले से सीआईए लाहौर की टीम शफकत को लेकर लाहौर पहुंच चुकी है। उसने एतराफ़े जुर्म भी कर लिया और इसका डीएनए रिपोर्ट की अगर बात की जाए तो वो पहले ही मैच कर चुका है। लेकिन जो मरकजी मुलजिम है आबिद अली, जिसे मुबैना तौर पर कहा जा रहा था कि मरकजी मुलजिम है, इसने
इसका डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट अभी आना बाकी है। कुछ जराये का ये कहना है कि ये पुलिस की हिरासत में है, लेकिन जैसे ही डीएनए रिपोर्ट आएगी तो फिर ही इस हवाले से ये फैसला किया जाएगा कि ये मुलजिम है या इस हवाले से मजीद क्या कहा जाए। इससे पहले वज़ीर आला पंजाब की जानिब से एक कहा गया है कि टीमें तश्कील दे दी गई हैं, टीमें कोशा हैं कि जल्द ही मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया जाए और कैफे किरदार तक पहुंचाया जाए और डीएनए रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। ये ट्वीट सामने आया था वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की जानिब से, जिनकी जानिब से कहा गया था कि इन मुलजिमान को पकड़कर जल्द ही कैफे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। आबिद अली इस वक्त जराये के मुताबिक पुलिस की हिरासत में है और इसके डीएनए टेस्ट का इंतजार किया जा रहा है कि उसकी रिपोर्ट कब आती है। उसके डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आने के बाद ही ये बताया जाएगा उसकी गिरफ्तारी के हवाले से। लेकिन अभी आपको बताएं कि लाहौर सीआईए इस वक्त उसकी हिरासत में शफकत नामे एक मुलजिम है जिसका डीएनए मैच कर चुका है और उसने एतराफ़े जुर्म भी कर लिया है। पुलिस मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात करने की कोशिश कर रही है, मजीद उससे पूछताछ की जा रही है, साथियों के हवाले से पूछा जा रहा है और आबिद अली की डीएनए टेस्ट रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। अगर आपको शफकत अली के हवाले से बताएं तो उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी पुलिस के पास मौजूद है। इससे पहले भी ये वारदातों में मुलव्विस रहा है। इसकी उम्र 23 साल है और ये ओकाड़ा का रिहायशी है। आबिद अली के डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, उसके लिए टीमें पहले ही मौजूद हैं। मजीद तहकीकात करने की कोशिश की जा रही है। इस हवाले से मुख्तलिफ टीमें तश्कील दी गई हैं। हमारे नुमाइंदगान के मुताबिक 28 मुख्तलिफ टीमें इस हवाले से काम कर रही हैं।